देखो, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 था फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट दो टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हम लोग देख लिए, लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि फॉल्ट होने से पहले हमारा सिस्टम बैलेंस्ड होता है, फॉल्ट होने के बाद वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, इसी के लिए इसका नाम अनसिमेट्रिकल पड़ता है। सिमेट्रिकल इसका नाम क्यों है? सिमेट्रिकल में कौन कौन सा आता है? ट्रिपल एल, ट्रिपल एल जी। फॉल्ट होने के पहले भी ये बैलेंस्ड था, फॉल्ट होने के बाद भी ये बैलेंस्ड है, इसी के लिए इसका नाम पड़ता है सिमेट्रिकल। अब फॉल्ट होने से पहले और फॉल्ट होने के बाद भी अगर ये बैलेंस्ड है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं पर फेज एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि एक फेज दूसरे फेज से 120 डिग्री के शिफ्ट पे रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे पर फेज एनालिसिस करते हैं। बट यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे पर फेज एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बनाते हैं क्या? सीक्वेंस नेटवर्क। उसके बाद फिर हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग आई एफ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग आई एफ कैलकुलेट करते हैं। आई एफ कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट सर्किट एमवीए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट एमवीए कैलकुलेट करेंगे। क्या जरूरत है शॉर्ट सर्किट एमवीए कैलकुलेट करने का? तो यही डिसाइड करता है कि ट्रांसफार्मर का मतलब सर्किट ब्रेकर का रेटिंग क्या होगा, कितना होगा। क्लियर है? यस सर। हम लोग देख चुके हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल का तुम लोग को न्यूमेरिकल्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वो खुद में टफ हो जाएगा थोड़ा। हालांकि हम तुम लोग को अगर रिकॉर्डिंग में होगा तो प्रोवाइड कर देंगे एक एक न्यूमेरिकल, इससे इससे इससे। हाँ, बोले मतलब ये नहीं कि करेंगे ही, कर सकते हैं, वो मूड पे डिपेंड करेगा। इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ये तो पर फेज एनालिसिस होता है ना। तो पर फेज एनालिसिस में लाइन टू लाइन हो या फिर लाइन टू ग्राउंड हो, सिंपल इसको बोला जाता है थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब हम लोग का सारा कहानी स्टार्ट होता है कहां से? सिमेट्रिकल फॉल्ट से। अब जब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट का, तो फिर हम लोग को पर यूनिट का नॉलेज, पर यूनिट तो खैर एसिमेट्रिकल हर जगह पर यूनिट बहुत जरूरत है। इसी के लिए फॉल्ट पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पर यूनिट क्या होता है। लेकिन भी सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है वो पहले हम तुम लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे एक जनरेटर है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसमिशन लाइन हुआ, इसको बोला जाता है आईबीबी, इनफाइनाइट बस बार। ठीक है, जिसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, इनफाइनाइट बस बार हो गया वो। अब क्या हुआ? फॉल्ट हुआ। कहीं पे भी फॉल्ट कर लो, मान लो यहीं पे फॉल्ट हुआ इस जगह में। ठीक है, इसका क्या होगा? हम लोग बनाएंगे सबसे पहले तो, ये कौन सा लाइन है? ये सिंगल लाइन डायग्राम है ना। सर। यस इसका सर। हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ रिएक्टेंस डायग्राम करेंगे। ड्रॉ करेंगे रिएक्टेंस डायग्राम, तो क्या होगा इसका? जनरेटर का होता है एक, क्योंकि तुम लोग अभी देखे हो मशीन में भी कि आरए को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ एक्सेस आता है। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर को सिर्फ एक रिएक्टेंस से, ट्रांसमिशन लाइन को सिर्फ एक रिएक्टेंस से, ट्रांसफार्मर को फिर से एक रिएक्टेंस से, और ये बस बार है, ये ग्राउंड है। इसी तरीके से है, इसको नाम हम लोग ईजी देंगे,
इसको नाम एक्सेस देंगे, या फिर एक्स जनरेटर दे दो। ट्रांसफर मतलब मशीन में तो एक्सेस लिखते हैं, लेकिन यहाँ एक्स जी जनरेटर का रिएक्टेंस, एक्स टी वन ट्रांसफार्मर वन का रिएक्टेंस, एक्स टी टू ट्रांसफार्मर टू का रिएक्टेंस, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन होगा एक्स टी एल, एक्स टी टू। फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कंप्लीट पाथ बन रहा है ना, तो आई यस सर। एफ का वैल्यू क्या होगा? आई एफ का वैल्यू ये हो जाएगा सिंपली ई जी डिवाइडेड बाई वन, कहने का मतलब टोटल रिएक्टेंस एक्स जी प्लस एक्स टी वन प्लस एक्स टी एल प्लस एक्स टी टू। ये जे के साथ में आएगा ना। यस सर। मतलब जहां पे भी ईजी या फिर वोल्टेज जहां पे रहेगा उससे ये हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि जे को जब हटाओगे तो ये एंगल में बनेगा -90। जे ऊपर जाएगा तो -j होता है ना, -j का मतलब -90 डिग्री। इसी के लिए फॉल्ट करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ये सब बोला जाता है, बोलने वाला बात है। आता है शॉर्ट क्वेश्चन जैसे एसएससी जेई वगैरह में ये सब पूछ देते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अगर ये नो लोड पे है, नॉर्मली हम लोग पर ये जो इनफाइनाइट बस बार होता है वो टर्मिनल है ना, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनफाइनाइट बस बार से ही इधर उधर जाता है कहीं पे, तो इसको वोल्टेज 1 पर यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये 1 पर यूनिट है, नो लोड पे कंडीशन है, ईजी का वैल्यू 1 पर यूनिट हो जाता है, अगर कोई करंट इसमें नहीं फ्लो हो रहा है तो। अट नो लोड करने का मतलब क्या है? कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। और ये जो भी दिया हुआ है पर यूनिट का बात आ गया, तो अब तो पर यूनिट का बात करेंगे ना इसमें। लेकिन यस सर। जो हमारा सिस्टम है वो सिंगल फेज का तो सिस्टम है नहीं, वो है हमारा कैसा सिस्टम? थ्री फेज। थ्री फेज। तो अब थ्री फेज का पता होना चाहिए ना पर यूनिट, सिंगल फेज का तो सबको पता रहता है। तो अब हम सर। लोग देखेंगे, पहले हम तुम लोग को शॉर्ट में 5 मिनट बता वो देखेंगे, फिर हम लोग थ्री फेज पर यूनिट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग फॉल्ट देख लेंगे, शॉर्ट सर्किट एमवीए क्या होता है वो देख लेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, पर यूनिट मतलब फॉल्ट एनालिसिस हम लोग का हो जाएगा समाप्त। और फॉल्ट एनालिसिस इतना आसान है, सिमेट्रिकल वाला तो जरूरत से ज़्यादा ही आसान है। सबको ये तो आता है ना। कितना होता है? 24 है। 24 है। थर्ड सबको है। आता है ना ये चीज? यस सर। अगर ये सबको आता है तो फॉल्ट एनालिसिस बहुत आसान है तुम लोग के लिए। और अगर ये नहीं आता है तो फिर तुम लोग भी उस भीड़ में रह सकते हो जो बोलोगे फॉल्ट एनालिसिस बहुत टफ है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्लियर इतना कि हम लोग अब पर यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं। पर यूनिट ये हम लोग कितना बार पढ़ रहे हैं पावर सिस्टम में? तीसरा नंबर, तीन बार। थर्ड तीसरा बार। थर्ड बार पढ़ रहे हैं। अगर अभी हम जो जो लिखेंगे उसको अगर नहीं तुम लोग को समझ में आएगा तो सिंपली बाथरूम जाना, फिनाइल होगा रखा हुआ, पी लेना। ठीक है, देखो पर यूनिट चार चीज हमारे पास होता है, वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस और पावर। यही होता है चार चीज, जिसमें यस सर। कोई दो को तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें वोल्टेज और एस को हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे, और आई और जेड को हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, जिसमें हम लोग को एक फार्मूला सर बोले थे याद करने। वो फार्मूला क्या है? तो एस इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर जेड। अब सब में बेस बेस लिख देते हैं हम, बेस 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 बेस। अगर हम लोग को आई बेस फाइंड करना है तो क्या लिखते थे हम लोग? एस बेस डिवाइडेड बाई वी बेस। अगर हम लोग को जेड बेस फाइंड करना था तो क्या लिखते थे हम लोग? वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस। ऐसे ही लिखते थे। ये था पर यस। यूनिट का कहानी। नहीं, ये था बेस का कहानी। पर यूनिट क्या होता है? पर यूनिट होता है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर यूनिट,
अगर हम यहाँ पे जेड पर यूनिट बोलेंगे तो जेड एक्चुअल को जेड ओम लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाओगे ना, बाई जेड Yes, sir. बेस। अगर जेड बेस को हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड इन ओम इनटू एस बेस डिवाइडेड बाय वी बेस का स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. ये हो गया हमारा जेड पर यूनिट। अब हम लोग क्या किए थे, चेंज ऑफ बेस, ये हम सिंगल फेज का बताए हैं, जो तुम लोग को आई थिंक याद हो गया होगा, कुछ तो टफ नहीं है, सिर्फ हम बोले थे 2 फॉर्मूला याद रख, दो क्या, एक फॉर्मूला याद कर लेना हो जाएगा कहानी। कौन सा फॉर्मूला, वो भी बचपन में देखने वाला, बचपन में देखा था वाला जो कहानी होता है, वो ये वाला फॉर्मूला बस याद रखो, सारा का सारा निकल जाएगा। देखो जेड पर यूनिट, अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. इसका मतलब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम ओल्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पे ओल्ड लिखेंगे, यहाँ पे ओल्ड लिखेंगे, यहाँ पे हम न्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम न्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम न्यू लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना। Yes, sir. सिंपली इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लो, क्या हो जाएगा, जेड पी यू न्यू डिवाइडेड बाई जेड पी यू ओल्ड इज इक्वल्स टू, बताओ जल्दी से, एस बेस न्यू एस बेस ओल्ड वी बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई वी बेस न्यू का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। डेट इम्प्लाइज, फॉर्मूला हम क्या बताए थे, जेड पी यू का न्यू इज इक्वल्स टू जेड पी यू का ओल्ड मल्टीप्लाई विथ SB new divided by SB old. वी बेस का ओल्ड। यही था कहानी। इसमें भी हम तुम लोग को डायरेक्टली बोले थे कि अगर ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान में है, ये फॉर्मूला ध्यान में है, तो बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जेड पर यूनिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बेस होता है। अगर जेड पर यूनिट न्यू, ऐसा बात है, जेड पर यूनिट ओल्ड तो लिखेंगे यहाँ पे इनटू न्यू इधर है, इसी के लिए एस बेस न्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अगर ऊपर न्यू है तो एस बेस ओल्ड नीचे हो जाएगा। दोनों न्यू एक साथ में नहीं आ सकता है, एस बेस का न्यू आ चुका है, इसी के लिए वी बेस का क्या आएगा यहाँ पे, ओल्ड। वी बेस ओल्ड ऊपर है तो वी बेस न्यू नीचे आएगा उससे, और वोल्टेज हमेशा स्क्वायर में होता है। हर तरीके से तुम लोग को पढ़ाया गया था सो दैट कि तुम लोग को फॉर्मूला सारा चीज याद रहे, ठीक है। अब इससे आसान तो नहीं बनाया जा सकता है, बाकी तुम लोग को प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना समझोगे। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग का 3 फेज सर्किट्स। 3 फेज सर्किट जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 2 कनेक्शन आता है, एक हमारे पास आता है स्टार और एक हमारे पास आता है डेल्टा। स्टार में बताओ एस का वैल्यू क्या होता है स्टार हो चाहे डेल्टा हो, पहले इसका वोल्टेज का रिलेशन बताओ, वी एल इज इक्वल्स टू √3 वी फेज, आई एल इज इक्वल्स टू आई फेज। उसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन बताओ, VL equal वी to एल V इज phase. इक्वल्स टू वी फेज, आई एल इज इक्वल्स I टू equal to √3 I phase. √3 आई फेज। दोनों के कहानी मतलब दोनों के केस में एस इज इक्वल्स टू, अगर लाइन का बात कर रहे हैं तो √3 इंटू, √3 या फिर VLI. पहले इसका बात कर लो, एस इज इक्वल्स टू 3 वी फेज इंटू आई फेज, और एस इज इक्वल्स टू √3 इंटू वी एल इंटू आई एल। ये हम लोग का कौन सा बात कर रहे हैं, S3 फेज ना। Yes, sir. क्लियर है ये चीज सबको, कुछ हम नया तो नहीं लिख रहे हैं, अभी तक हम कुछ नया पढ़ाए भी नहीं है और नया है भी नहीं कुछ,
कि उसमें बताया जाए। देखो अब पर यूनिट दो फिर से कीजिए क्लासेस, तो। ठीक है सर। हो गया या देखो बहुत टीचर तुम लोग को ऐसे भी होंगे जो पर यूनिट का मतलब फॉल्ट का न्यूमेरिकल्स को बहुत टफ बोलते होंगे, मशीन का न्यूमेरिकल्स को बहुत टफ बोलते होंगे, लेकिन अगर तुम लोग का मतलब थोड़ा सा यूज कर रहे होगा, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस से ही होता है सब चीज। प्रैक्टिस कर कोई चीज आसान है, प्रैक्टिस करोगे तब, प्रैक्टिस नहीं है तभी कोई चीज टफ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज भगवान बनाए और बोले हाँ आसान नहीं है, वैसा नहीं। जो उस पे काम करता है, मेहनत करता है, वो उसके लिए आसान होता है, जो छोड़ देता है वो उसके लिए टफ होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है एस थ्री फेज वी फेज इंटू आई फेज इज इक्वल्स टू √3 इंटू वी एल इंटू, ऐसे ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे इस साइड में थ्री फेज स्टार कनेक्शन। हमारा अल्टरनेटर स्टार में रहता है या फिर डेल्टा में रहता है, कोई बता सकता है? स्टार मोस्टली सर स्टार में रहता है। हमेशा स्टार में रहता है, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, देखो सेम कहानी जैसा था, हम लोग यहाँ पे एस थ्री फेज और वी एल बेस, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यही था। तो बताओ आई बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्टार में आई एल इज इक्वल्स टू आई फेज होता है, इसी के लिए आई बेस हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, आई एल बेस आई फेज बेस वो सब नहीं लिख रहे हैं। आई बेस का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, यहाँ से देखो ना, आई बेस क्या आ जाएगा? एस थ्री फेस बेस बाय एल ई भी। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। क्लियर है? उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, जेड बेस। हमेशा जब भी हम लोग बात करेंगे जेड बेस का, तो हम लोग हमेशा पर फेज बात करेंगे, एक फेज का। जैसे ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, कहाँ चला गया आई फेज, देखो सिंपल सा है, ये जेड बेस इज इक्वल्स टू, ये कब आया? ये तब आया जब जेड बेस इज इक्वल्स टू वी बेस डिवाइडेड बाई आई बेस कर रहे हैं। आई बेस का वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये आई बेस है ना, तो वी बेस डिवाइडेड बाई, वी बेस के जगह में पुट कर देते हैं एस बेस डिवाइडेड बाई वी बेस, तब ये आया वी बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस, जो कि इससे सिमिलर है। देख पा रहे हो ना? इसका मतलब बेसिक्स क्या है, जेड बेस अगर हम लोग को फाइंड करना है तो वोल्टेज फेज का और करंट फेज का, क्योंकि ये तो सिंगल फेज पर यूनिट था ना, यहाँ पे फेज और लाइन तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे जो भी होता है फेज होता है। इसी के लिए जेड का बेस मतलब फेज का वोल्टेज डिवाइडेड बाई फेज का करंट। समझ पा रहे हो? यस। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे बता दो, क्योंकि यहाँ समझ गए तो आगे सब समझ में आएगा, यहाँ नहीं समझे तो आगे कचड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? अरे यस बोलो सर। कुछ तो। चलो, सिर्फ 2 ही 3 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी स्टूडेंट बस देख रहे हैं। हाँ सर मस्त पढ़ा रहे हैं आप, मतलब सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन पढ़ा मस्त रहे हैं। देखो आई बेस इज इक्वल्स टू एस थ्री फेज डिवाइडेड बाई √3 वी एल बेस को अब निकालना है एस, सॉरी जेड बेस। जेड बेस क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं ना आई फेज का बेस इज इक्वल्स टू आई लाइन का बेस इज इक्वल्स टू आई बेस, बोल सकते हैं ना ऐसा? हम यस लोग सर। हमेशा फेज वोल्टेज और फेज करंट को लेंगे, वी फेज
फेज क्या होता है? फेज होता है, इसी के लिए वहां पे वी फेज डिवाइडेड बाई आई फेज का बेस किए थे, तो वहां पे वी बेस डिवाइडेड बाई आई बेस आया था। इसी के लिए यहाँ पे फेज फेज ले रहे हैं। अब वी फेज का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ स्टार में? √3 VL फेज। फिर कचरा कर दिए ना, वी एल बेस डिवाइडेड बाई √3 होगा ना। हाँ सर। स्टार कनेक्शन वी एल इज इक्वल्स टू √3 हाँ वी सर, हाँ फेज, गलती हो गया मेरा। डेल्टा कनेक्शन आई एल इज इक्वल्स टू √3 आई फेज। ठीक है, गाय को भैंस बताओगे तो दो बात समझ में आता है, गाय भी नहीं पता है, भैंस भी नहीं पता है। ठीक है, फिर कैसे बता सकते हैं हम लोग उसको? देखो आई फेज, यहाँ से आई फेज का वैल्यू जो आया है पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा? S3 फेज डिवाइडेड बाय √3 VL बेस। देख पा रहे हो, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा ना। दैट इम्प्लाइज जेड बेस क्या मिलेगा? तो VL बेस, नीचे भी VL है, ऊपर चला जाएगा तो VL बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S3 फेज। Yes. क्लियर है? ये मिलेगा यस ना। सर। और ये यस सर। कौन सा कनेक्शन है? स्टार है। डेल्टा में बात है हम लोग, डेल्टा में भी हम लोग सेम कहानी, S3 फेज बेस, और इसमें भी VL यहाँ पे क्या है? VL बेस इज इक्वल्स टू V फेज बेस, क्योंकि डेल्टा में VL इज इक्वल्स टू V फेज होता है ना। यस हाँ सर। सर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए जेड बेस का वैल्यू। जेड बेस का वैल्यू कैसे मिलेगा? बी फेज बेस डिवाइडेड बाय आई फेज बेस। अब हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए? आई फेज बेस वाला, तो प्रूवर। यहाँ पे आ जाएगा S3 फेज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ V फेज बेस, और V फेज बेस इक्वल है V लाइन बेस। डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वी फेज फेज को सॉरी वी फेज बेस को हम लोग लिख सकते हैं V लाइन बेस, आई के बेस को हम यहाँ से कर देंगे S3 फेज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ VL बेस। आ गया ऐसा? जेड बेस का वैल्यू, ये हम लोग का स्टार था ना, ये हम लोग का डेल्टा है। कितना आया बताओ? 3 टाइम्स ऑफ VL VL बेस बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S3 फेज। क्लियर है? यस सर। बेस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग को एक्चुअल वैल्यू गिवन होगा, हम लोग को पर यूनिट निकालना है। जेड पर यूनिट, अच्छा ये स्टार, अच्छा ये क्या कर दिया हम? ये स्टार था, ये डेल्टा था। स्टार में जेड पर यूनिट निकालना है, तो जेड इन ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस। डेल्टा में जेड पर यूनिट निकालना है, जेड इन ओम, ऐसा ही है ना? यस सर। इस साइड से जेड बेस को हम कॉपी कर लेते हैं। कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि आगे बढ़ना मतलब कुआं में बिना तैरने आ नहीं रहा है, और हम लोग कुआं में कूद रहे हैं वाला बात हो जाएगा। इसी के लिए सब कोई तैरना पहले सीख लो, नहीं तो पता चला कि जेड पर यूनिट क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे हम लोग? जेड ओम तो वैसे ही रहेगा,
इंटू जेड बेस नीचे है, ऊपर चला जाएगा क्या, S3 एस थ्री फेज डिवाइडेड बाय VL एल बेस बेस का होल स्क्वायर। जेड पर यूनिट सेम है सारा चीज, बस यहाँ पे एक नया फैक्टर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 और इधर लिखेंगे हम लोग जेड इन ओम एस थ्री फेज डिवाइडेड बाई एल बेस का होल स्क्वायर। ये जेड पर यूनिट किसका है, डेल्टा का। ये किसका है, क्या ना कहाँ पे, हाँ ये मल्टीप्लाई है। किसी को यहाँ तक कोई भी समस्या कोई भी परेशानी बिल्कुल पूछ, देखो तुम लोग को बीटेक लेवल का पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तुम लोग को है, तुम लोग का निराली बुक देखे तो सारा चीज न्यूमेरिकल तो हवा भी ना लग रहा हो, लेकिन वो है बहुत इजी, और उल्टा सॉल्यूशन दे करके और वो कंफ्यूज कर दिया, सॉल्यूशन तो पूरा गलत दिया है, पूरा कचरा कर दिया निराली बुक में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ से फॉल्ट करंट निकालना तुम लोग सीख गए ना, सिखाए थे करंट निकालने। हाँ फॉल्ट करंट सीख गए हैं। शॉर्ट सर्किट एमवीए क्या होता है, तो ये फॉल्ट करंट इनटू ईजी, ये जो ईजी है ना, ये लिख देते हैं इसको भी, शॉर्ट सर्किट एमवीए। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट एमवीए। देखो ये होता ही है एमवीए में, ठीक है। इसी के लिए ये मत बोलना कि 1000 अगर केवीए लिखा हुआ है तो उसको मत बोलना शॉर्ट सर्किट एमवीए इज इक्वल्स टू 1000 केवीए, वैसा नहीं बोलेंगे हम लोग। अगर एमवीए बोल दिया है मतलब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 1 एमवीए बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना ये सब, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज है, न्यूमेरिकल्स के साथ क्लियर होता है। अब देखो शॉर्ट सर्किट एमवीए का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो जानना है। जब फॉल्ट होता है, व्हेन फॉल्ट हैपन, उस टाइम पे पावर फ्लो फॉल्ट पॉइंट पे कितना हो रहा है वो हम लोग को पता चलता है शॉर्ट सर्किट एमवीए से। पावर फ्लो एट फॉल्ट पॉइंट, वो पता चलता है हम लोग को। हाँ पता चल गया, क्या करें, मतलब खुशी से हम लोग, वो तो नहीं हो सकता है ना कि हाँ पता चल गया आपको ग्रेट अचीवमेंट, वैसा नहीं बोलेंगे, पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर रहता है ना, सर्किट को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर डिजाइन में ये हेल्प करता है। कहने का मतलब ये बताता है कि सर्किट ब्रेकर का रेटिंग कितना ले सकते हैं। जैसे हम लोग जब सिस्टम सेटअप कर रहे हैं तो हम लोग तो वर्स्ट केस लेकर के चलेंगे ना, यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, हम लोग तो बैठ करके हर जगह कैलकुलेशन कर लेंगे ना फॉल्ट का, जो मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर का रेटिंग आएगा उसको लगाएंगे ना। अदरवाइज पता चला कि फॉल्ट आया, सर्किट ब्रेकर को उड़ा दिया, खर्चा कर लो 20,000 30,000 जितना भी लगता है दाम उसका। इसी के लिए हम लोग इस तरीके का एनालिसिस करते हैं कि हम लोग का रेटिंग सर्किट ब्रेकर का शॉर्ट सर्किट एमवीए बताता है। तो इट गिव्स द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। इससे एक बात तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर का भी पता चल गया, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एमवीए केवीए, ऐसे ही होता है ना। तब तो हम लोग को पता चल रहा है ना शॉर्ट सर्किट एमवीए से। सर अरे समझ आ रहा है तुम लोग को, यहाँ इतना हम फालतू गला पाड़ रहे हैं क्या। देखो मजा आ रहा है सर। शॉर्ट सर्किट एमवीए निकलेगा कैसे, शॉर्ट सर्किट एमवीए दो तरीके से निकल सकता है। पहला, अगर हम लोग पर यूनिट में बात करें तो पर यूनिट में हम लोग का ईजी, देखो ईजी अभी हम ईजी लिख रहे हैं तुम लोग के लिए, बट जब एक्चुअल में तुम लोग जब आगे चल करके बीटेक में पढ़ोगे तो तुम लोग को वहां पे बताया जाएगा ईजी यहाँ पे गलत है,
इसको हम लोग VF नॉट लेते हैं, प्री फॉल्ट वोल्टेज, लेकिन तुम लोग अभी डिप्लोमा लेवल पे इसको EG ही बोलोगे, ठीक है, EG पर यूनिट, जो कि हमेशा 1 होता है, IF पर यूनिट, बस इसमें कोई 3 का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर यूनिट हमेशा पर फेज एनालिसिस होता है ना, इसी के लिए शॉर्ट सर्किट MVA इतना आ गया, ये पर यूनिट में आ रहा है। शॉर्ट सर्किट MVA का एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलेगा? एक्चुअल वैल्यू मिलेगा शॉर्ट सर्किट MVA पर यूनिट मल्टीप्लाई विथ जो हम लोग का S3 फेज बेस जो हम लोग लिए हैं ना, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कोई हो सकता है बेस लिया होगा 10 MVA, हो सकता है कोई बेस लिया होगा 20 MVA, कुछ भी बेस ले सकते हैं ना। अभी हम तुम लोग को इसके बाद जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम तुम लोग को दिखाएंगे बेस वैल्यू अलग अलग लेकर के, कि मन किया 10 ले लिए, मन किया 20 ले लिए, मन किया 5 ले लिए, तो उस टाइम पे क्या हमारा शॉर्ट सर्किट MVA का एक्चुअल वैल्यू, पर यूनिट तो चेंज होगा ही होगा, एक्चुअल वैल्यू बदल रहा है क्या, वो हम तुम लोग को शो करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर हम लोग को सर पर यूनिट मेथड से नहीं जाएंगे, हमको सर शॉर्ट सर्किट MVA ऐसे ही निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले आई फॉल्ट एक्चुअल निकालेंगे। हमको आई फॉल्ट एक्चुअल पता चल गया है, तब हम सर शॉर्ट सर्किट MVA, अच्छा ये actual, तब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जब हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पता है तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई विथ EG एक्चुअल मल्टीप्लाई विथ IF एक्चुअल। देख पा रहे हो 3 कहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। कॉपी में लिखते जाना, अगर तुम लोग थोड़ा सा चाहते हो कि हमको बहुत अच्छे से समझ में आए तो लिखते जाना। पर यूनिट पर फेज में एनालिसिस होता है, इसी के लिए यहाँ पे हम लोग 3 नहीं ले रहे हैं। ये एक्चुअल वैल्यू है और 3 फेज का पावर है, इसी के लिए यहाँ पे 3 ले रहे हैं। तब जा करके कल समझ में आएगा, ना तो सोचोगे सर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो सकता है, ये 3 वहां पे चला जाएगा, वो 3 है, मतलब वैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर ये फिर से रिपीट कीजिए। देखो हम लोग का ये थ्री एक्चुअल वाले पावर है ना, और एक्चुअल पावर तो हम लोग का 3 फेज में है ना, तो 3 फेज, एक फेज का जो हम लोग का S का फॉर्मूला बनता है 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज। ये बनता कैसे, एक फेज का वी फेज आई फेज, 2 फेज का 2 वी फेज आई फेज, 3 फेज का 3 वी फेज आई फेज। इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट MVA भी एक फेज का रहेगा EG इंटू IF, 2 फेज का है 2 EG इंटू IF, 3 फेज का है तो 3 इंटू EG इंटू IF। एक्चुअल वैल्यू है, बट पर यूनिट हमेशा जो है पर फेज एनालिसिस करता है, और बाकी तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं ना 3 फेज का रेटिंग से। तो सिंपली ये हम लोग का आंसर इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा। हम सब चीज एक ही न्यूमेरिकल्स में तुम लोग को प्रूफ कर देंगे। इसके बाद एक निराली में, ये निराली का क्वेश्चन नंबर 1 हम लिए हुए हैं, इसके बाद तुम लोग 2 देखोगे बिल्कुल सेम, और बाकी हम तुम लोग को हिंट दे देंगे। और जो मेथड हम तुम लोग को बताएंगे कैपेसिटर वाला, जो बोले ना 12 दिया हुआ है कितना होगा, तो 24 तो सब बोल दिए गला फाड़ के। वो फॉल्ट एनालिसिस में तुम लोग देखोगे कि सारा चीज वही हो रहा है। अरे ये तो कमाल हो जा रहा है, शॉर्ट सर्किट MVA तो हम लोग देख करके बता दे रहे हैं। जैसे तुम क्वेश्चन हमको दोगे ना, कोई भी क्वेश्चन, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा हमको उस क्वेश्चन का शॉर्ट सर्किट MVA बताने में, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। बाकी शॉर्ट सर्किट MVA पता चल गया, हमको पता है EG पर यूनिट 1 होता है, जितना मतलब ये शॉर्ट सर्किट MVA का पर यूनिट होगा वही IF का पर यूनिट होगा। शॉर्ट सर्किट MVA का एक्चुअल वैल्यू देखेंगे कि बेस कितना है, बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। इतना फास्ट, मतलब विद इन 20 to 30 सेकंड तुम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन तुम लोग आंसर दे पाओगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम देंगे तुम लोग को, हाँ बस सर्किट डायग्राम और फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। तो समझ गए शॉर्ट सर्किट MVA क्यों निकालते हैं, फॉल्ट करंट क्यों निकालते हैं, सारा चीज हम लोग को क्लियर हो गया। देखो तुम लोग को एक स्टोरी हम सुनाते हैं। तुम लोग को क्या लगता है फॉल्ट एनालिसिस फॉल्ट होने के बाद हम लोग कर रहे हैं क्या? हम लोग तो सारा चीज सिस्टम डिजाइन करने टाइम ही कर रहे हैं ना, कि फॉल्ट होगा तो ये होगा तो ऐसे होगा। अब वहां पे फॉल्ट हुआ है तो हम बैठ करके वहां पे फॉल्ट करंट मेजर थोड़ी करेंगे, हम तो ये सोचेंगे ना वो फॉल्ट कैसे ठीक हो। इसी के लिए सारा का सारा एनालिसिस हम लोग पहले ही किए हुए रहते हैं, सो दैट कि हमारा सर्किट ब्रेकर कभी उड़ ना जाए। मैक्सिमम वर्स्ट से वर्स्ट केस का मतलब फॉल्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर डिजाइन होता है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर सकता है, सर्किट को मेक कर सकता है,
सर्किट ब्रेकर खराब होगा, उसको रिप्लेस करेंगे, पूरा बस बार को शट डाउन करना पड़ेगा, जो कि बहुत एक मतलब काफी लार्ज एरिया जो है अंधेरा में रह सकता है। इसी के लिए सारा का सारा एनालिसिस पहले किया जाता है। ऐसा थोड़ी हुआ कि अरे फॉल्ट हो गया, कॉपी पेन लाओ, हम देखेंगे कितना है शॉर्ट सर्किट एमवी, अच्छा झेल पाएगा कि नहीं हमारा सर्किट ब्रेकर, वैसा तो करते नहीं हम लोग। क्लियर है? बस वहां Yes, पे sir. जो इंजीनियर बैठा होगा वो पूछ लेगा कि बताओ सीटी कितना करंट शो कर रहा है। सीटी के बेसिस पे वो क्या कैलकुलेट कर लेगा, आईएफ कैलकुलेट कर लेगा। आईएफ उसको पता चल गया, मतलब वो समझ जाएगा कि नहीं सर्किट ब्रेकर झेल लेगा, सर्किट ब्रेकर 2-3 सेकंड बाद वो जो है ओपन हो ही जाएगा, तो कोई लोड लेने वाला बात है नहीं, वो समझ जाएगा। इसी के लिए इंजीनियर लोग का कोई काम नहीं होता, लोग बैठे रहते हैं ऑफिस में, क्योंकि उनको उसको कैलकुलेशन पता होता है। बाकी फॉल्ट हुआ तो जो बाहर में जो लेबर वगैरह लोग हैं पूरा चिल्लाएंगे कि अरे फॉल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है। समझ पा रहे हो तुम लोग? थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट एमवीए होता क्या है, अदरवाइज तो थ्योरी हम कुछ भी बता करके पार कर सकते हैं। हाँ देखो शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालते हैं, हाँ देखो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या नीड है, कल को तुम लोग इंजीनियर बनोगे तो क्या करोगे, वो सारा चीज तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। अब चलो, Yes, sir. अब हम लोग ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये निराले का क्वेश्चन नंबर 1 है। कितने लोग ट्राई किए हो इसको? सबको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने में आ रहा है ना? Yes, sir. sir. Two three-phase alternator of rating 1 MVA and 1.5 MVA and voltage rating 3.3 kV having percentage reactance of 10 and 18 ohm, मतलब 10 and 18 respectively with respect to their ratings, मतलब अपने rating पे। Alternators are connected in parallel to bus bar. बस बार मतलब वही IBB, इनफाइनाइट बस बार जो हम बता रहे थे वही होता है बस बार, ठीक है। ए थ्री फेज शॉर्ट सर्किट ऑकर्स ऑन द बस, बस पे ही थ्री फेज शॉर्ट सर्किट ऑकर हो गया, तो बताओ शॉर्ट सर्किट केवीए क्या होगा। पता है ये क्वेश्चन कितना देर का है? हार्डली 10 सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो 10 सेकेंड बहुत होगा इसका आंसर देने के लिए, और लोग इसको इस तरीके से कचड़ा बना देते हैं कि आधा आधा घंटा ले लेते हैं इसको सॉल्व करने में। हम तुम लोग को 10 सेकेंड वाला पहले दिखा देते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। देखो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे ना, तो सर्किट डायग्राम एक जनरेटर और ये बस, ऐसे ही है बस। Yes, sir. हम तुम लोग को समझा रहे हैं, इसी के लिए टाइम भी ले रहे हैं। 1 MVA, यहाँ पे 1.5 MVA, यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हुआ, ठीक है। फॉल्ट मतलब वो ग्राउंड को टच किया, ठीक है। अब देखो फॉल्ट हुआ वहां पे, ठीक है। कितना है? 10% है, परसेंटेज रिएक्टेंस है ना, 10% XPU का वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो गया XPU का? 0.1। Yes, sir. इसका XPU कितना हो गया? 0.18। Yes, sir. हम इसका शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट कर लिए, शॉर्ट सर्किट MVA मतलब इसका शॉर्ट सर्किट MVA अलग से कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 10 MVA, इसका कर लो तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.18, ये हो जाएगा 25/3। पता है इसका शॉर्ट सर्किट MVA कितना आएगा? ये MVA में है ना 1.5, हाँ शॉर्ट सर्किट MVA इसका आएगा 10 + 23, 25/3 मतलब 30, 55 डिवाइडेड बाई 3। 55 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाता है? 55 डिवाइडेड बाई 3, 55 डिवाइडेड बाई 3, 18.33।
ये आया है पर यूनिट वैल्यू। क्लियर है? अगर एक्चुअल आया है क्या, ये चेक कर लेंगे एक बार। ये एक्चुअल आया है, ये हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ये 18.33 पर यूनिट आया है या शॉर्ट सर्किट एमवी आया है, वो तुम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद हम बता देंगे कि हम यहाँ पे क्या किए हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन है हमारा। वाली बुक में देखे क्वेश्चन का आंसर तो हम बोले ये तो ऐसे से टफ टॉपिक है, ऊपर से और स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूज करेगा ये, तो कैसे चलेगा। देखो सिंपल सा है, हम लोग जब भी फॉल्ट होता है उसको हम लोग कोई एक बेस में लाते हैं। ठीक है, हम लोग मन कर रहा है दो अलग अलग बेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में केस 1 ले रहे हैं इस साइड, और केस 2 ले रहे हैं इस साइड। हम लोग का 3 फेज बेस हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे S3 फेज 1 MVA सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम लोग S3 फेज बेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बेस सेलेक्ट कर रहे हैं 1.5 सेलेक्ट कर लेते हैं, 1.5 MVA। क्लियर है? ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक स्टूडेंट 1 बना रहा है, एक स्टूडेंट 2 बना रहा है, लेकिन फाइनल आंसर तुम लोग देख पाओगे दोनों का सेम आता है। ठीक है, अब देखो वोल्टेज तो कहीं पे कुछ नहीं दिया है ना, सिर्फ ये 3.3 केवी दिया हुआ है। इसका मतलब VL बेस जो है वो 3.3 केवी है, VL बेस जो है 3.3 केवी है, यही है ना। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस जो हमारा जनरेटर है उसका रिएक्टेंस, तो ये फॉर्मूला यूज होगा ना। ये कौन से बेस पे दिया हुआ है, अपने बेस पे। क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली विथ देयर रेटिंग, मतलब अपने रेटिंग पे 10%, अपने रेटिंग पे 18%। अगर 1 MVA ले रहे हैं तो ये तो 1.1 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये तो 1.5 पे है ना, तो बेस मेथड सर इसको जल्दी से चेंज कर लो, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि वोल्टेज तो हमारा सेम है ना। वोल्टेज अगर सेम है, कहाँ चला गया, वोल्टेज अगर सेम है तो सिंपली एस बेस न्यू डिवाइडेड बाई एस बेस ओल्ड करना होगा ना हम लोग को। यस सर। तो जल्दी से हमको बता दो इसका जेड पर यूनिट कितना आ रहा है। एक्स जनरेटर 1 का तो पर यूनिट यहाँ पे कितना है, 0.1 ओम, या फिर 0.1 पर यूनिट। एक्स जनरेटर 2 का यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे एक्स जनरेटर 1 का कैलकुलेट करना होगा। एक्स जनरेटर 2 का कितना होगा, 0.18 जे के साथ रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे कोई कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, वी बेस वाला तो वी ओल्ड डिवाइडेड बाई वी बेस न्यू का होल स्क्वायर, ये तो खैर रहेगा नहीं जरूरत, हमारा तो सिर्फ इतना काम है हमारा। न्यू चाहिए, न्यू हम लोग को 1 MVA पे चाहिए, मतलब 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.5, और यहाँ पे लिख देंगे 0.18, 0.18 इंटू 1। अरे हम क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोग को? समझ में आ रहा है क्या लिख दिए? 1 MBA पे उसका क्या होगा,
XP। ये पर यूनिट मतलब दिया हुआ है 3.3 kb और 1.5 MVA पे। हमको ये बताना है कि 1 MVA पे इसका पर यूनिट कितना होगा, तो सर 0.12 होगा। उसी तरीके से जनरेटर, हम लोग यहाँ पे बेस किसको सेलेक्ट किए हैं 1.5 को, तो ये तो 1.5 पे ही है, तो ये जनरेटर 2 है, ये जनरेटर 1 है, तो जनरेटर 2 का तो सेम है ना, इसी के लिए 0.18 इसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। न्यू कितना है 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1, 0.15। समझ आ रहा है कुछ? समझ गए? यस सर। चेंज ऑफ बेस किए ना सर यहाँ। बिल्कुल चेंज ऑफ बेस किए हैं, और ये हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये स्टूडेंट 1 बना रहा है और ये स्टूडेंट 2 बना रहा है, मतलब ये एक ही सॉल्यूशन नहीं है, अलग अलग स्टूडेंट बना रहे हैं। एक का xg1 इतना आया, xg2 इतना आया, एक का xg1 इतना आया, xg2 इतना आया, दोनों आपस में आंसर मिला है, बोले कि अबे तेरा इतना कैसे आ रहा है, तब तो हम गलत बना रहे हैं, ये अपना काट देगा। वैसा नहीं करना है, फाइनल आंसर हम लोग का सेम आएगा। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग सबसे पहले तो रिएक्टेंस डायग्राम बना लेते हैं। रिएक्टेंस डायग्राम कैसा होगा, दो जनरेटर पैरेलल में है तो ऐसे ही है ना। उसी तरीके से स्टूडेंट 2 का भी इधर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हुआ यहाँ पे, ऐसे ही है ना। इसका वैल्यू कितना है बता दो, ये 0.1 0.1 और 12 0.12, इसका वैल्यू कितना है 0.15 0.18 0.15 क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग को इसका x इक्विवेलेंट चाहिए, ये भी पर यूनिट में आ रहा है ना x इक्विवेलेंट भी, यस सर। तो ये दोनों तो पैरेलल में दिखाई दे रहा है, तो j को कॉमन यस ले सर। लो, j तो आएगा ही ना, इसी के लिए 0.1 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.12। दूसरा स्टूडेंट निकाला x इक्विवेलेंट, उसका आया 0.15 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाई 0.15 प्लस 0.18। क्लियर है, जल्दी से आंसर हमको बताते जाओ। पॉइंट 1 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.12, 3 डिवाइडेड बाई 55 ना जे के साथ पर यूनिट। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तुम लोग कोई कैलकुलेटर यूज करते हो कि नहीं? देखो सर करेंगे तो बहुत आसान लगेगा कि अरे हाँ ये तो ऐसे है, कर लेंगे आसानी, लेकिन जब खुद करोगे तो बहुत टफ लगेगा यही चीज। ये हो गया 9/1110 जे के साथ पर यूनिट। एक्स इक्विवेलेंट का पर यूनिट मिल गया। फॉल्ट क्या होता है बताओ, IF पर यूनिट, बिफोर फॉल्ट का EG पर यूनिट डिवाइडेड बाय एक्स इक्विवेलेंट का पर यूनिट। तो यहाँ पे तो ये 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्विवेलेंट मतलब 1 डिवाइडेड बाई 55, मतलब 3/55 क्या हो जाएगा 55/3 हो जाएगा। यहाँ पे IF का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये पर यूनिट है, कितना आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है, ये पर यूनिट यस। में आया है, ये भी पर यूनिट में आया है। कॉपी कर लेते हैं। देखो दो अलग अलग स्टूडेंट को साथ में लेकर के चल रहे हैं, इसी के लिए इतना टाइम भी लग रहा है, अदरवाइज टफ कुछ नहीं है। IF पर यूनिट हम लोग को मिल गया। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को शॉर्ट सर्किट MVA चाहिए, SCMVA का पर यूनिट वैल्यू कितना होता है, तो सर बताए हैं EG पर यूनिट इंटू
IF पर यूनिट। EG का तो 1 है, इसका मतलब 55/3 पर यूनिट। यहाँ पे भी क्या आ गया, शॉर्ट सर्किट MVA का वैल्यू 1110 डिवाइडेड बाई 9 पर यूनिट। ऐसे ही आया ना। हम लोग को क्या चाहिए, शॉर्ट सर्किट MVA का एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, शॉर्ट सर्किट MVA का पर यूनिट इनटू बेस 3 फेज, S3 फेज बेस। ऐसे ही कर रहे थे ना। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा था, 55 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 MVA। ऐसे ही था ना। यहाँ पे तो बेस 1 था ना, 3 फेज बेस। Yes, sir. यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट MVA एक्चुअल इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1.5। तुम लोग देख पाओगे कि आंसर सेम Yeah. आएगा। सेम है ना आंसर। Yes, sir. 55 डिवाइडेड बाई 3 18.33 MVA। ये MVA आ रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है KVA। देख रहे हो ना क्वेश्चन, केवीए में 10 to the 3. 110 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 9 18.33 MVA। सर ये तो कमाल हो गया, आप तो सर कुछ देर पहले ही निकाल लिए थे 18.33। बस यहाँ पे कंफ्यूजन था, ये पर यूनिट होगा या क्या होगा, ये MVA होगा। देखे थे तुम लोग, ये करने में कितना Yes, टाइम sir. हमको लगा था। ये तो बस इस सर्किट को देखे, ये बनाए और लिख दिए। ये तो कैपेसिटर है ना, मान लो 10 फैराड 25/3 फैराड, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 55/3 आ गया इतना MVA। फॉल्ट एनालिसिस का जो सिमेट्रिकल वाला न्यूमेरिकल्स है, समझ आया तुम लोग को। हाँ देखो, तुम लोग कॉपी में बनाओगे तो ऐसा मत करना कि इधर स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 लिख देना। पहले स्टूडेंट 1 को सॉल्व करना टेकिंग बेस एज दिस, फिर स्टूडेंट 2 लाना टेकिंग बेस एज दिस, फिर स्टूडेंट 3 भी ले आना जिसमें VL बेस को भी नया ले लेना, कुछ भी वोल्टेज, कि हाँ नहीं हम 3.3 नहीं लेंगे, हम लेंगे मतलब 1 MVA इसको ले रहे हैं, हम इसको 1 kVA लेंगे। स्टूडेंट 3 ले आना, स्टूडेंट 4 ले आना, तुम लोग को जो मर्जी करना है कर लेना। दिखाई दे रहा है तुम लोग को यहाँ पे IF पर यूनिट का वैल्यू। अब हम थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन पॉइंट बता देते हैं, फिर आगे का जैसे शॉर्ट ट्रिक जो हम बताएं तुम लोग को वो कैसे आता है। किससे आवाज पहुंचता है, कोई अपना माइक ऑन रखते हो क्या। देखो कंक्लूजन पॉइंट क्या है, कंक्लूजन पॉइंट ये है कि जब हमारा VL बेस का वैल्यू 3.3 kV था, जब हमारा VL बेस का वैल्यू 3.3 kV था, S3 फेज बेस का वैल्यू कितना था, 1 MVA था। S3 फेज बेस का वैल्यू 1.5 MVA था। तो उस टाइम पे क्या क्या आ रहा था, IF पर यूनिट का वैल्यू इसका तो शायद 55/3 आया था ना, और इसका Yes, sir. 1110 डिवाइडेड बाई 9 आया था आई थिंक, ऐसे ही आया था ना। Yes, sir. फिर IF एक्चुअल का वैल्यू आया था, अच्छा IF एक्चुअल हम लोग नहीं निकाले हैं ना, हम लोग IF एक्चुअल फाइंड कर लेते हैं। IF एक्चुअल कैसे फाइंड होगा बताओ। पर यूनिट को Base बेस in के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड में ये 55/3 इंटू IF बेस। IF बेस कैसे होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान आ रहा है तुम लोग को। IF बेस का फॉर्मूला S by V. 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू
3.3 यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 6 था, यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 3 होगा। यही है ना। आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला रटा हुआ वो मत बोल देना कि सर यहाँ पे तो ये √3 नहीं होगा। यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे ये आ रहा है आई बेस इज इक्वल्स टू, देखो सिंपल सा बात है, S3 फेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ VL इंटू IL होता है ना। और ये फॉल्ट लाइन का करंट दे रहा है ना हम लोग को, इसी के लिए IL बेस इज इक्वल्स टू S3 फेज डिवाइडेड बाय √3 इंटू VL। हमेशा जब भी एक्चुअल फॉल्ट करंट निकालना होगा इस फॉर्मूला को वहां पे यूज करेंगे हम लोग। कितना आएगा, $55 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3 इंटू 3.3, 3.2075 किलो एम्पियर आएगा इतना फॉल्ट करंट। यस सर। इधर से भी चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट 2 का भी तो उतना ही आना चाहिए ना। IF एक्चुअल इज इक्वल्स टू, पर यूनिट का वैल्यू कितना है 110 डिवाइडेड बाय 9 इंटू बेस कितना है तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू VL कितना है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3, 110 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू √3 इंटू 3.3, 3.2075 और 10 टू द पावर 3 यहाँ से बच जाएगा, इसी के लिए ये किलो एम्पियर। दिखा कुछ चमत्कार तुम लोग को। यस सर। तो ये कंक्लूजन था, लेकिन इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट MVA का वैल्यू जल्दी से बताओ, एक्चुअल बताना। 18.33 MVA। यहाँ पे भी एक्चुअल का वैल्यू हो जाएगा 18.33 MVA। इसी जगह कोई एक तीसरा स्टूडेंट सॉल्व कर लेना। देखो एनालिसिस इसी तरीके से करोगे तब जाकर के आसान लगेगा फॉल्ट, सिर्फ पढ़ लेने से तो नहीं ना होगा। ये है स्टूडेंट 1, ये है स्टूडेंट 2, फिर स्टूडेंट 3। तुम लोग क्या ले लेना कि VL बेस को ले लेना 1.1 किलो वोल्ट और S3 फेज को ले लेना 3 MVA। ठीक है, ट्राई करना। फॉल्ट पर यूनिट IF एक्चुअल बिल्कुल भी सेम आएगा, इसमें भी IF एक्चुअल का वैल्यू कितना आएगा 3.2075 किलो एम्पियर आएगा। SC MVA का एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा 18.33 MVA आएगा। क्वेश्चन में KVA पूछा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना बस। क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट KVA बोला है, तो बस उसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आया है उसको, तो ये 18 डबल मतलब 333 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी तुम लोग निराली बुक देखोगे तो तुम लोग का दिमाग घसक सकता है एक बार से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट KVA बोला है और आंसर में वो कहीं पे KVA लिखा ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो ये भी कर दिया है कि 15 और 18 क्या क्या किया है, मतलब वही जाने। तो वहां से पढ़ने से अच्छा है तुम लोग इधर से देख लो। तो आई थिंक तुम लोग का शॉर्ट सर्किट MVA और फॉल्ट करंट निकालने का सारा चीज समझ गए। सेम क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का है 4.2 का एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है, उसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो। सेम एज इट इज, जैसा ऊपर क्वेश्चन है सेम एज इट इज नीचे क्वेश्चन है। अब हम बता देते हैं शॉर्ट सर्किट MVA का ट्रिक। ट्रिक फॉर
शॉर्ट सर्किट एमवीए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, समझ गए तो ठीक है, उतना ज्यादा वैसे मेहनत नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसी के लिए ट्राई करना फोकस रहने का, क्योंकि ये समझ भी जाओगे तो ये कभी कभी होता है ना कि ज्यादा समझ जाना भी हानिकारक होता है। इसी के लिए ये सब जो है शॉर्टकट्स जो बहुत पढ़ लिया है उसके लिए, जो अभी शुरुआत में है वो ऐसा शॉर्टकट में जाएगा तो फिर शॉर्टकट का चक्कर उसको लॉन्ग कट बहुत खतरनाक वाला बना देता है। देखो हम क्या किए, इसका अलग से शॉर्ट सर्किट एमवीए निकाल लिए, इसका पावर और इसका रिएक्टेंस है। तो शॉर्ट सर्किट एमवीए तो हम लोग को पता है ना, शॉर्ट सर्किट एमवीए कैसे निकलता है, एक्चुअल वैल्यू। शॉर्ट सर्किट एमवीए क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू ये बेस इनटू पर यूनिट। अरे देखो थोड़ा सा तुम लोग को और डिटेल में बताते हैं। हम लोग जो आई एफ पर यूनिट निकाले वो क्या निकाले, 1 पर यूनिट डिवाइडेड बाई एक्स इक्विवेलेंट किया ना, वो तो हमेशा 1 पर यूनिट रहेगा ना ईजी। हाँ जब बीटेक करोगे तो वहां पे तुम लोग उसको थेवेनिन, वहां पे भी थेवेनिन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो थेवेनिन तुम लोग का छोड़ेगा नहीं पीछा, हर जगह थेवेनिन रहेगा। देखो आई फॉल्ट इस तरीके से निकाले, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्विवेलेंट किए, और हम लोग एस सी एम वी ए निकाले, तो उसमें हम लोग क्या किए, ईजी इंटू पर यूनिट जब हम लोग निकाले तो ईजी इंटू आई एफ पर यूनिट, यही था। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट का पर यूनिट इक्वल है किसके, आई एफ पर यूनिट से। शॉर्ट सर्किट एमवीए का एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, पर यूनिट इंटू बेस। तो इसका मतलब आई एफ पर यूनिट इंटू बेस, बेस मतलब क्या, एस थ्री फेज ना। हाँ सर। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, सांप सूंघ गया क्या। चलो ये मेथड जानना नहीं है तुम लोग को। ना सर। देखो तो आई एफ पर यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा, देख पा रहे हो, सिंपली सर एस थ्री फेज डिवाइडेड बाई एक्स इक्विवेलेंट। तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, शॉर्ट सर्किट एमवीए का एक्चुअल वैल्यू मिल जा रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ का बेस, यहाँ का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट एमवीए 1 डिवाइडेड बाई 0.1, जिसको हम लिख सकते हैं ना 10। यस सर। उसी तरीके से इसका बना लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.1, 8। दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो दोनों को पैरेलल में कनेक्टेड कर दो। फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, तो फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है। फॉल्ट का सर्किट ब्रेकर का रेटिंग चाहिए शॉर्ट सर्किट एमवीए, यहाँ से लगा दो सी इक्विवेलेंट, ये C1 का वैल्यू, ये C2 का वैल्यू, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। उसी तरीके से एस इक्विवेलेंट मतलब शॉर्ट सर्किट एमवीए इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ का प्लस यहाँ का एडिशन। हाँ ये हो सकता है कहीं कहीं पे ये गलत भी हो जाए, क्योंकि ये ट्रिक है ना, ट्रिक हर जगह सही नहीं भी होता है, बट 95% केसेस में ये सही आंसर देगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हो ना। अब सर ऐड क्यों हो रहा है, तो उसको समझने के लिए देखो, मान लो यहाँ से कोई सप्लाई दे रहा है पावर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ये 100 वाट का है और ये भी 100 वाट का है और ये 200 वाट का है, इसको अलग ले लेते हैं हम लोग, इसको 50 वाट का मान लो। इस तरीके से अलग अलग रेजिस्टेंस है। हम क्या बोलेंगे, ये जो सोर्स है वो कितना वाट दे रहा है, वाट सबका सर। एडिशन ही, सबका यस एडिशन सर। ही होगा ना। यस सर। 100 प्लस 200 Yes, sir. 350 वाट। और ये कौन सा कंसेप्ट है, कैपेसिटर टाइप का ही ना है, पैरेलल में उसको ऐड, इसी के लिए शॉर्ट सर्किट एमवीए में भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हर चीज का रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है हवा में ट्रिक बन के आया। लेकिन हाँ इससे कभी आंसर गलत नहीं आएगा, तुरंत आएगा। हाँ लेकिन ये कहाँ पे वैलिड है, ये ऑप्शनल वाला एग्जाम में चेक करने के लिए। अब
एग्जाम में मत लिख देना ट्रिक फॉर शॉर्ट सर्किट एमवीए, ऐसा बना दिए क्योंकि टीचर को हवा भी नहीं लगेगा कि तुम क्या किए हो। सर ठीक है, जैसे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन में चले जाओ, कौन सा क्वेश्चन, अरे ये क्या रह गया इधर, अच्छा ये इधर ही रह गया क्या। इसके बाद तुम लोग कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जैसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.2 दिया हुआ है। 4.2 जब तुम लोग पढ़ोगे तुम लोग का कुछ इस तरीके से हम बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट एमवीए का ट्रिक कैसे फायदेमंद है। यहाँ पे दिया हुआ है 100,000 केवीए और ये दिया हुआ है 10% को हम लोग लिख सकते हैं ना, x पर यूनिट इज इक्वल्स टू 0.1। उसी तरीके Yes, से sir. ये दिया हुआ है 1500 केवीए और इसका x पर यूनिट दिया हुआ है 20% मतलब 0.2। बता सकते हो तुरंत इसका शॉर्ट सर्किट एमवीए कितना आएगा, जल्दी से बता दो। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, सेम क्वेश्चन है। साइंटिस्ट बटे तो जब तुम लोग पूरा मेहनत से सॉल्व करोगे, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 वाला मेथड से, इतना मेहनत मशक्कत करने के बाद ये जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 17.5 आएगा। ट्राई कर लेना, ठीक है, इतना आसान है ये। अगर इसका शॉर्ट सर्किट एमवीए पता चल गया है तब तो फॉल्ट करंट निकालना बहुत आसान है ना। शॉर्ट सर्किट एमवीए क्या है, √3 इंटू VL इंटू IL इंटू एफ है ना, अगर लाइन में बात कर रहे हैं Yes, sir. तो IF फॉल्ट कितना आ जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, अरे मतलब 3.3, ये एमवीए में है तो जो आंसर आएगा वो किलो एम्पियर में आएगा। तो इस तरीके से तुम लोग फटाफट जो है विद इन ए सेकेंड तुम लोग आंसर ला सकते हो। मतलब तुम लोग बस देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन, जहाँ पे लोग को क्वेश्चन से डर लगता है, बस तुम लोग एक बार क्वेश्चन समझ लो। मतलब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन है समझ में नहीं आया चुटकी में कर देंगे बड़ा बड़ा डिंग हाँक दिए। 3.0617 3.0617 किलो एम्पियर, यही आएगा फॉल्ट करेंट। पता है पूरा मेहनत करोगे ना तो भी यही आएगा, तुम लोग देख लेना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बता देते हैं। और हाँ यार अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो हम पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम तुम लोग को हिंट दे रहे हैं, पढ़ना तुम लोग को है करना तुम लोग को है, ठीक है। ट्रांसफार्मर दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ है जनरेटर, ये दिया हुआ है जनरेटर। फिर कोई बता देना टफ है तो, ठीक है, और ज्यादा टफ लग रहा है तो फिनाइल पी सकते हो, सारा चीज समझ में ही एक ही बार में आ जाएगा। होता है ना बहुत स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर ऐसा कुछ बताइए कि सर एक ही बार में समझ जाए, तो उसके लिए वही उपाय है। सच में मत पी लेना यार, मतलब तो ऐसे ही बोल देते। देखो फॉल्ट 1 फॉल्ट 2 हम लोग को फाइंड करना है। केस 1 में बोला है फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है, केस 2 में बोला है फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है। सिंपल सा है, इसका रेटिंग दिया हुआ है कितना 3 MVA और इसका परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है 0.15 x पर यूनिट। इसका रेटिंग दिया हुआ है 3 MVA, परसेंटेज पर यूनिट दिया हुआ है इसका 0.15। इस ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ है 6 MVA और इसका दिया हुआ है ये 11/22 kVA है और इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है 5% मतलब 0.05। अब देखो 11/22 है, मतलब इस साइड 11 kV है और इस साइड 22 kV है, ठीक है। जब एक्चुअल निकालेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, बाकी जब एक्चुअल नहीं निकाल रहे हैं तो इसका कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे, शॉर्ट सर्किट एमवीए वाला ट्रिक लगाओ।
ये दोनों तो पैरेलल में है ना। 3 डिवाइडेड बाय 0.15 कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाय 0.15 20, ये आ गया 20 MVA। इसका वैल्यू ये भी आ जाएगा 20 MVA ना। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसका भी बना लो। 6 डिवाइडेड बाय 0.05, 120 MVA। पहला केस में फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे हम लोग। तो SCMVA फॉल्ट 1 पोजीशन पे आ जाएगा 20 + 20 40 MVA। ठीक है। सेकेंड केस में कहाँ पे हो रहा है? सेकेंड केस में यहाँ पे हो रहा है ना। यस सर। शॉर्ट सर्किट MVA 2 कितना आ जाएगा? तो ये दोनों तो ऐड होकर के कितना हो गया? 40। 40 और 120 पैरेलल में कैपेसिटर का। 40 × 120 डिवाइडेड बाई 40 + 120, 40 × 120 डिवाइडेड बाई 160। ये 0, ये 0, ये 3 और ये 4, ये 30 MVA। बाकी करते रहो, दुनिया जो मर्जी मेहनत करना है करते रहो। अगर फॉल्ट करंट चाहिए यहाँ पे तो IF कितना आ जाएगा? और ये जो तुम लोग को बता रहे हैं ना हम, ये बहुत कम कोई को पता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक बुक में लिखा हुआ है ये सब। तुम लोग फॉल्ट करंट निकालने में आदमी का हालत खराब हो जाता है। समझ पा रहे हो? तुम लोग जो चीज सीख रहे हो इसका इंपॉर्टेंस है, इसका प्रैक्टिस करो। इतना अच्छे से इसको कर लो कि फॉल्ट का क्वेश्चन देखो, फॉल्ट करंट तुरंत दिखेगा तुम लोग के आंख के सामने। हमको तो यहाँ पे दिख रहा है फॉल्ट करंट कितना हो रहा है। ठीक है। जैसे शॉर्ट सर्किट MVA कितना हुआ? 40 × 10⁶ डिवाइडेड बाई √3 × लाइन वोल्टेज। कहाँ पे ये हो रहा है? प्राइमरी में हो रहा है, तो वोल्टेज कितना है? 11 10⁻3। इस केस में क्या होगा फॉल्ट करंट? तो IF2 = 30 × 10⁻3 डिवाइडेड बाई √3 × कहाँ पे ये हो रहा है? वहां का वोल्टेज सेकेंडरी में हो रहा है, बेसिकली 22 × 10⁻6 होगा ना। ऊपर फॉल्ट करंट मिल जाएगा। तुम लोग मिला भी सकते हो सकता है, चेक कर लेंगे। वैसे देखो बुक का आंसर पे मत जाना, कंसेप्ट इतना स्ट्रांग रखो कि बनाए हैं तो वो सही ही बनाए होंगे। हम बनाए हैं मतलब वो सही ही होगा, ऐसा नहीं है कि गलत हो सकता है वो। इस टाइप का कॉन्फिडेंस रखो। 2.0994 एम्प, इसको किलो में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मतलब नॉर्मल एम्पियर में कर दो तो 2099 हो जाएगा ना। पॉइंट कितना है? 45 एम्पियर। ये आ गया IF1। फॉल्ट पॉइंट 1 पे इतना एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। फॉल्ट पॉइंट 2 पे कितना होगा? इतना भी नहीं करना है, बस इसको जो है 30 करना है और इसको जो है 22। 787.29, क्योंकि ये किलो एम्पियर है ना। 787.29 एम्पियर। देख पा रहे हो तुम लोग? बुक देख लेते हैं एक बार आंसर। हाँ देखो, इसका आंसर सही दिया है निराली बुक में। ये तो गजब हो गया, कमाल हो गया ये तो। सही है। निराली बुक में भी आंसर सही देता है क्या? हमको तो 2 न्यूमेरिकल हम देखे, हम बोले या तो हम माथा पटक ले या तो निराली बुक को मतलब फेंक दें। लेकिन देखे तीसरा में आंसर सही दिया है, इसको नोटिस नहीं किए थे। चलो अच्छा है। तो कितना क्वेश्चन दिया है ऐसे? और 2-3 क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन और कर ले, तुम लोग के पास है उतना हिम्मत या फिर हो गया बस? सर सर हो गया सर, बस पहले तो आए थे तो 20 लोग थे, अब 11 पहुंच गए। शहीद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मजा नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को पढ़ने में? लग रहा है सर अच्छा। नहीं मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है 67 में, तो ये तो हम बहुत खराब पढ़ा दे रहे हैं ना। बाकी तो पता नहीं मतलब क्यों क्लास नहीं करते हो, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो बता देना चाहिए ना कि हाँ। नहीं देखो, समझ में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। खुद से तो देखो, ऐसा हम तो लिख करके दे सकते हैं, अभी तुम लोग बनाओगे तो नहीं बनेगा आंसर। डिफिकल्टी तुम लोग को आएगा ही आएगा।
लेकिन जो हम बता रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है कि हाँ सर आप जो बता रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना ये। अगर रिकॉर्डेड नहीं होता तो हम इतना बताते ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि रिकॉर्डेड नहीं होगा तो सारा चीज तुम लोग का ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम लोग बाद में देख ही सकते हो सारा चीज। इसी के लिए हम चाहते हैं कि सब बता दें। अदरवाइज हम बिल्कुल, हम तो कॉलेज में बहुत कम पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाते हैं वो बस समझ में आ जाए स्टूडेंट को, पता चला कि पूरा ढेला फेंक दिए एक भी आम नहीं टूटा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये छोड़ दे क्या, क्योंकि कल से हम लोग प्रोटेक्शन स्टार्ट कर देंगे। बता दीजिए सर। अब रहने दीजिए सर, बनाएंगे अपने से। हाँ ये भी कर सकते हो। चलो तो फिर ठीक है, मतलब कल से हम लोग प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे। तुम लोग फॉल्ट का जो भी है उसको प्रैक्टिस कर लेना, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। जो भी पढ़ाया गया है आज के क्लास में, आज का क्लास अभी 2-3 दिन जो हुआ है ना क्लास मशीन और पावर सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट क्लास हुआ है कि तुम लोग को इस बात का फील हो रहा होगा। टफ कुछ नहीं है। बाकी टीचर्स तुम लोग कॉलेज में भी पढ़ोगे तो फॉल्ट का न्यूमेरिकल्स को तो हवा में उड़ा दिया जाता है, बोलता है नहीं नहीं आएगा फॉल्ट, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। टफ नहीं है यार, बहुत आसान है, कंसेप्ट बस पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर देते हैं, बाकी हम लोग कल से प्रोटेक्शन देखेंगे।